एक बार फिर से आपका ओके बायोलॉजी में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत। तो ये हार्डी बेनबर्ग जो सिद्धांत है इसमें क्या बताया गया है, तो देखिए इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ये जाना है कि जीवों में जैविक विकास हुआ है और उस जैविक विकास का कोई न कोई कारक जिम्मेदार होता है, चाहे वो प्राकृतिक वर्ण हो, चाहे वो उत्परिवर्तन हो, चाहे वो जीन विनिमय हो। तो बिना किसी कारक के जैविक विकास नहीं हो सकता। तो जब तक कोई विकासवादी कारक या जीनों में बदलाव करने वाले जो कारक मौजूद होते हैं, तो जीनों की आवृत्तियाँ बदलती है, जीनों की संरचना, उनके जो स्थल होते हैं वो बदलते हैं, जिससे जीवों में नए-नए गुण आते हैं और नई-नई जातियाँ प्रकट होती है। तो हार्डी और बेनबर्ग ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो कारक जैविक विकास से रिलेटेड है, यदि वो अनुपस्थित है तो तब तक किसी भी जाति में किसी भी जीन की आवृत्ति या उसके स्थल वो चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा स्थिर होते हैं। तो देखिए हार्डी बेनबर्ग ने ये बताया कि हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत ये कहता है कि एक जनसंख्या में, अर्थात एक पॉपुलेशन ले लें अपन, तो उसमें जो अलील होते हैं युग्म विकल्पी, तो जो जीनों के रूप होते हैं युग्म विकल्पी, उसकी जो आवृत्तियाँ होती है फ्रीक्वेंसी, और उनके जो स्थल होते हैं लोकस, जहाँ पर जीन स्थित होती है, वो विकासवादी कारकों की अनुपस्थिति में, देखिए एब्सेंस में, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थिर होते हैं, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब ये विकासवादी कारक कौन कौन से हैं, तो हम इसमें 5 तरह के विकासवादी कारकों की चर्चा करेंगे। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि एक जनसंख्या में युग्म जीन के युग्म विकल्पी की आवृत्तियां और उनके विस्थल हमेशा स्थिर रहेंगे जब तक विकासवादी कारक एब्सेंट है, वो अनुपस्थित है। लेकिन अगर कोई एक भी विकासवादी कारक वहाँ पर मौजूद होता है, चाहे वो प्राकृतिक वर्ण हो, चाहे जीन विनिमय हो, चाहे उत्परिवर्तन हो, एक भी अगर वहाँ पर मौजूद है तो फिर आवृत्तियाँ बदल जाती है, जीनों के विस्थल लोकस बदल जाते हैं और एक नया गुण आता है और एक नया जीव प्रकट होता है। अर्थात जीनों और उनके विस्थल में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं होता है? जब तक विकासवादी कारक अनुपस्थित है। जीन कोष, तो जीन कोष हम क्या कहेंगे? जनसंख्या में कुल जीने और उनके जो टोटल युग्म विकल्पी है वो। तो एक जनसंख्या में जो कुल जीन है और उनके जो कुल युग्म विकल्पी है, एलील है, वो अपरिवर्तनीय रहते हैं। इसे आनुवांशिक संतुलन या जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, या इसे हार्डी बेनबर्ग साम्यता कहते हैं। तो कहने का मतलब है किसी जनसंख्या में जो टोटल जीन है या उनके जो टोटल युग्म विकल्पी एलील है, वो उनमें कोई चेंज नहीं आता है जब तक कोई विकासवादी कारक अनुपस्थित है। तो इसे ही हम आनुवांशिक संतुलन या हार्डी बेनबर्ग साम्यता कहलाता है। जैसे उन्होंने एक इसको गणितीय रूप में समझाने का प्रयास किया है कि जैसे यदि हम इनको एक गणितीय रूप में इसको लिखें इस सिद्धांत को, तो हम यहाँ पर 2 एलील ले लेते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, तो इनकी हम आवृत्तियाँ ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इन सभी एलील आवृत्तियों का जो योग होता है वो 1 होता है। जब तक कि कोई विकासवादी कारक मौजूद न हो, तब इनका सबका योग 1 होगा, यानी अर्थात हम ये ले लेते हैं कि P प्लस Q बराबर 1। तो यहाँ पर P है वो प्रभावी जो एलील है A, इसके आवृत्ति मान लेते हैं, और जो Q है वो अप्रभावी एलील हमने युग्म विकल्प लिया है उसकी आवृत्ति मान लेते हैं। तो यहाँ पर P प्लस Q बराबर 1 होता है। ये स्थिर है, ये जो इकाई आ रहा है 1, मतलब ये स्थिर है जब तक कोई विकासवादी कारक मौजूद नहीं हो। अब यदि इसी पद को हम द्विपद समीकरण के अनुसार लिखें तो भी इसका जो योग है वो स्थिर रहता है। जैसे इसको हम पी स्क्वायर प्लस 2PQ या Q स्क्वायर बराबर 1 है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर करते हैं तो ये जीनोटाइप ए वाले जीवों की आवृत्ति है Q स्क्वायर, ये जो स्मॉल a है इस जीवों की आवृत्ति है, और 2PQ है वो दोनों जो विषमयुग्म जीव हैं उनकी आवृत्ति है, तो भी इनका योग एक ही रहता है।
तो कहने का मतलब है जब तक विकासवादी कारक मौजूद नहीं है तब तक जीनों की आवृत्तियां, उनका जो विस्थल होते हैं, जीनों की जो संख्या होती है, उनके जो युग्म विकल्पी होते हैं, वो हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। अब यदि आवृत्ति में कोई भिन्नता आती है तो विकासीय परिवर्तन का संकेत होता है। तो देखिए अगर आवृत्ति चेंज होती है ना तो इसका अपन मान लेंगे कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट शुरू हो गया है, विकासीय परिवर्तन वहाँ पर शुरू हो चुका है। अब देखिए वो कौन कौन से कारक है या जो घटक है जो हार्डी-बेनबेरेग साम्यता को प्रभावित करते हैं। तो हार्डी-बेनबेरेग ने ये तो कहा है कि जब तक कोई विकासवादी कारक मौजूद नहीं होंगे तब एक जनसंख्या के टोटल जीन और उनके जो टोटल युग्म विकल्पी है उन वो हमेशा अपरिवर्तित रहेंगे, वो स्थिर रहेंगे। लेकिन ये कारक जब एब्सेंट होते हैं ना तब ये नियम लागू होता है हार्डी-बेनबेरेग साम्यता का नियम। लेकिन अब इनमें से अगर कोई भी एक कारक है तो ये हार्डी-बेनबेरेग साम्यता को प्रभावित करेंगे। जैसे जीन प्लायन या जीन प्रवाह होता है, जीन फ्लो। तो जीन फ्लो होता है जीन का ट्रांसफर होना। तो एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में कोई जीन का ट्रांसफर हो रहा है या तो एक से दूसरे में हो रहा है, दूसरे से पहले में हो रहा है, तो जीन जा रहे हैं आ रहे हैं तो वहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रभावित होती है। तो नए जीन आते हैं, जुड़ते हैं तो वहाँ पर नए गुण आएंगे। इसी तरह से आनुवांशिक विचलन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है कि कोई भी जनसंख्या की जो आपकी जीन की आवृत्ति होती है उसमें कोई बदलाव होता है, या तो वो कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, या तो कोई माइग्रेशन हो गया या इमिग्रेशन हो गया तो वहाँ पर विचलन ड्रिफ्ट देखने को मिलता है, तब भी आवृत्ति चेंज होती है। उत्परिवर्तन अपन जानते हैं कि अचानक से कोई जीनों में बदलाव आता है तो भी जीन आवृत्ति चेंज हो जाती है, ये जीनों की संरचना चेंज हो जाती है। आनुवांशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो एक नेचुरल प्रोसेस है जीनविन में, उससे भी जीन आवृत्ति चेंज होती है। इसी तरह से प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, इससे भी हार्डी-बेनबेरेग का साम्यता का सिद्धांत है वो प्रभावित होता है। तो ये 5 कारक, जीन प्लायन या जीन प्रवाह है, आनुवांशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्योजन जिसको अपन जीनविन में भी कह रहे हैं, और प्राकृतिक वर्ण, ये पांचों कारक जब तक अनुपस्थित है तब तक हार्डी-बेनबेरेग साम्यता का सिद्धांत लागू होता है। यानी किसी भी जनसंख्या के जो जीन है उसके युग्म विकल्पी है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, उनकी आवृत्ति और उनके विस्थल जो है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उनको बदलने वाले कारक है वो एब्सेंट है। अब इनमें से कोई भी एक भी कारक अगर वहाँ पर मौजूद होता है तो जीन की आवृत्ति को चेंज कर देता है, जीन के जो लोकस विस्थल होते हैं उनको चेंज कर देता है और नया गुण वाला जीव पैदा होगा, यानी विकास शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 5 घटक है ये विकासवादी कारक है, ये विकास को प्रेरित करते हैं, जीव के विकास को प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पर अपन बाकी के आप जो उत्परिवर्तन को हमने पढ़ा है, आनुवांशिक पुनर्योजन आप जानते हो जीनविन में होता है अपने अर्धसूत्री विभाजन की पैकाइटिन अवस्था में, और प्राकृतिक वर्ण हमने पढ़ ही लिया है डार्विन का। ये 2 शब्द है जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो देखिए जीन फ्लो यानी बहाव, प्रवाह है, तो एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में आनुवांशिक पदार्थ या जीनों का स्थानांतरण जीन फ्लो कहलाता है। ये माइग्रेशन हो गया, जीन का माइग्रेशन। और जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है किसी जनसंख्या में जीन जो टोटल उसकी जीन आवृत्ति होती है उसमें संयोगवश कोई परिवर्तन हो जाए। अब वो बढ़ भी सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये प्लस माइनस कब होती है कि जब कोई जीव उस जनसंख्या को छोड़कर चले जाए या उस जनसंख्या में कोई नए जीव आ जाए, तो ये बढ़ भी सकती है फ्रिक्वेंसी और कम भी हो सकती है। तो संयोगवश जो परिवर्तन होता है फ्रिक्वेंसी में वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, विचलन होता है। और प्लायन, देखिए प्लायन से फ्लो से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट और फ्लो आपस में कुछ मात्रा में कनेक्टेड है। तो ये था हार्डी-बेनबेरेग का सिद्धांत, जो ये बताने का प्रयास करता है कि जब तक विकासवादी कारक एब्सेंट है तब तक जीनों में कोई बदलाव नहीं होगा, उनकी आवृत्तियों में, उनके स्थल में कोई बदलाव नहीं होगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, उनका स्थानांतरण ऐसे ही चलता रहेगा, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो स्थिर रहेंगे। अगले वीडियो में हम इसका जो अगले टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।